आज के सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। अजय, जय हिंद। तो बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। लास्ट क्लास में हमने आपको प्रैक्टिस कराए थे क्वेश्चंस, किस तरह के मैकेनिक्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हो। तो वो आप लोगों ने किए होंगे, घर पे जाकर देखा भी होगा। ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो बहुत ज्यादा हमें हाई लेवल तो नहीं जाना है, हमें सिंपल सा यहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे कंसंट्रेट करके ध्यान रखना है। ठीक है भाई? ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नहीं नहीं नहीं, जितना पढ़ाए उतना ही आता है भाई, बाकी ज्यादा नहीं आता है। आप एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि 1D 2D 3D तीनों तरह के मोशन पूछे जाएं या फिर इनसे न्यूमेरिकल आए। ऐसा कुछ नहीं आता है। ठीक है? तो यहाँ पे बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस टॉपिक से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है। लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। अब वो क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन या तो वर्क से आएगा। वर्क से कैसा क्वेश्चन आ सकता है सर? क्वेश्चन आएगा कि वर्क की कंडीशंस बताइए। कब वर्क जीरो होता है, कब वर्क मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है। ये आपसे पूछा जाता है, बस इतनी छोटी छोटी चीजें। या फिर यूनिट पूछ लेगा, कुछ बढ़िया बढ़िया यूनिट है वर्क की जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है पार, यानी कि शक्ति। पार की अगर बात करें तो पार में आपसे क्या पूछा जाता है? सिर्फ यूनिट। क्योंकि पार की यूनिट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, इसलिए वही क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके बाद एनर्जी से क्या आता है सर? एनर्जी में सिर्फ आपको दो चीजें पढ़नी, काइनेटिक पोटेंशियल और एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के नाम। जैसे कौन सी डिवाइस का नाम बताइए जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलती है, इलेक्ट्रिकल को साउंड में बदलती है, जो हीट लाइट में इलेक्ट्रिसिटी को बदलती है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। बस इतना सा आप पढ़ लीजिए, यहीं सारे से सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में पे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले बात करते हैं वर्क यानी कि कार्य होता क्या है, देन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर, व्हाट इज द वर्क? कार्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, मतलब बल लगाते हैं। एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, और वो अपने प्रारंभिक स्थिति से क्या हो जाती है? डिस्प्लेस्ड हो जाती है, मतलब विस्थापित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं द वर्क इज डन, यानी कि यहां पर कार्य हो गया है। तो वर्क होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला है फोर्स यानी कि बल। व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, देन वी विल से दैट द वर्क इज डन। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि आपने जो बल लगाया उससे कार्य हो गया है, वर्क इज डन। सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे ये बॉल रखा हुआ है। अगर ये पर्सन इस पर फोर्स ना लगाए तो बॉल की पोजीशन तो नहीं बदलेगी, बट इसने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने पर ये बॉल हवा में गया, देन यहां पर आकर स्टॉप हो गया, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना, डिस्प्लेस्ड हो गया ये। तो मतलब फोर्स लगाने पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इट मींस वर्क इज डन, कार्य हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि कार्य होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। ये दो अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब कार्य हो रहा है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अच्छा अब आते हैं इसके फॉर्मुलेशन को लेकर। तो वर्क आपका फोर्स पर भी डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पर भी। तो भाई फॉर्मूला बना एफ डॉट डी। ठीक है? अच्छा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया।
ओके, तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया वर्क का। अब यहां से जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो सुनिए। पहला क्वेश्चन कि सर ये बताइए, ये जो थीटा एंगल है वो किसका एंगल है? सो थीटा इज द एंगल ऑफ फोर्स। थीटा क्या है भाई? एंगल ऑफ फोर्स है। पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। बल किस कोण पर लग रहा है? वो कोण है थीटा। बल का कोण है थीटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये तैयार होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? यूनिट बताइए इसका। यूनिट यानी कि मात्रक। यूनिट पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आपको एसआई यूनिट की बात करनी है। एसआई यूनिट्स आपसे पूछे जाते हैं, तो एसआई यूनिट इसका होता है जूल। जूल, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर और जूल इसके एसआई यूनिट होते हैं। एक यूनिट यहां से और बनता है, आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी एसआई यूनिट में आता है। अच्छा, सीजीएस यूनिट इसके क्या होते हैं? सीजीएस यूनिट्स में इसका हो जाता है अर्ग। जूल की जगह अर्ग, न्यूटन मीटर की जगह डाइन सेंटीमीटर, और किलोग्राम की जगह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके यूनिट बनते हैं किसके? सीजीएस के। अच्छा भाई, अब यहां से ट्रिक क्वेश्चन क्या आता है? सर 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या फिर एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? ये दो क्वेश्चन आपसे बना लिए गए। तो भाई दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे? जूल से अर्ग निकालना है तो 10⁻⁷, और अर्ग से जूल जाना है तो 10⁻⁻7। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। अच्छा, इसका एक स्पेशल यूनिट भी होता है वर्क का या एनर्जी का। वो ज्यादा चलता है क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी में ज्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका यहाँ पे यूनिट बनता है किसका? वर्क या एनर्जी का। तो बस इतनी बेसिक चीजें आपको पढ़नी है वर्क के बारे में। इससे ज्यादा बेसिक में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर यहां तक? बताओ भाई, बेसिक आपको यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? वर्क क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीज होती है, फॉर्मूला क्या है, वर्क क्वांटिटी कैसी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है यानी कि आदेश राशि होती है। बोलो भैया जल्दी से। अरे बताओ भाई। समझ में आया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ क्लियर है तो लिख के बता दो, हाँ सर क्लियर है। लिख नहीं पा रहे क्या आप लोग चैट में? अच्छा भाई, फिर कोई समस्या हो गई? चलो, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप अगर चैट सेक्शन सही होगा तो आप बता देना भाई। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। कहते हैं बताइए वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहला कंडीशन हम लगाते हैं, वर्क डन को मैक्सिमम करते हैं, वर्क को हम लोग मैक्सिमम कराते हैं और पॉजिटिव। तो भाई सिंपल सा पॉइंट है, वर्क कब मैक्सिमम होता है, कब पॉजिटिव होता है। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ये वाला हर जगह यूज करना है, इसी फॉर्मूले से पूरा वर्क आपका कंप्लीट है। अब हमने कहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो फैक्टर है, बढ़ा दोगे तो वर्क बढ़ जाएगा, लेकिन एंगल का भी सारा खेल यहाँ पे होता है। तो एंगल कितना कर दें कि वर्क डन मैक्सिमम हो जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एट व्हाट एंगल द वर्क डन बिकम्स मैक्सिमम। तो सिंपल सा लॉजिक आपको क्या लगाना है कि भैया कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है। आपको भी पता है कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और ये कब मिलती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दोगे +1 मिल जाएगा, इसका मतलब है कि आपको थीटा की वैल्यू 0 रखनी है। तो वर्क कितना आ जाएगा, FD। ये जो वर्क है ये मैक्सिमम वर्क है, यानी कि अधिकतम कार्य। ओके भाई, तो मैक्सिमम वर्क क्या होता है, W बराबर FD कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो जाए। मतलब क्या है इसका, थ्योरेटिकली इसका क्या सेंस है, सेंस इसका बिल्कुल आसान सा है। मतलब ये है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। मतलब जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं उधर ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का एंगल एक तो 0 डिग्री है और ये वर्क डन मैक्सिमम कहलाएगा। जैसे मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो चल भी जाए, मतलब डिस्प्लेस हो जाए, तो मतलब यह है कि वर्क डन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो एंगल 0 डिग्री बन जाता है उस केस में। अच्छा, पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव वर्क के लिए आपको पता है कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू <90 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू <90 डिग्री कर दीजिए, कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होती है, मतलब आप 90 डिग्री से कम एंगल पे फोर्स लगाते हो, तो आपका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ये दो लॉजिकल क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जाता है कि सर वर्क डन ये बताइए मिनिमम कब होगा। निगेटिव कब होगा। वर्क मिनिमम और निगेटिव सारा का सारा खेल इस फॉर्मूले से ही है। अब आप खुद देखो, थीटा की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, तो आपको पता है कॉस थीटा निगेटिव कब आता है, -1 मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा की क्या होती है, -1। तो ये -1 कब मिलती है, जब थीटा हो जाए 180 डिग्री। तो उस केस में आपका वर्क डन कैसा आएगा, -FD। तो ये जो वर्क होता है ये होता है मिनिमम। ओके भाई, इसे हम लोग कहते हैं मिनिमम वर्क, यानी कि न्यूनतम कार्य। मिनिमम वर्क कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाए और वो 180 डिग्री का एंगल बनाए डिस्प्लेसमेंट के साथ। जैसे ये मेरे पास ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगाया F, और वो डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इस तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। तो मतलब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वर्क इज नेगेटिव।
कार्य कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और साथ ही साथ मिनिमम भी हो रहा है, निगेटिव भी है और मिनिमम भी है, दोनों चीज है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, निगेटिव होने की क्या क्या कंडीशन है? निगेटिव होने की एक ही कंडीशन है, थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर कर दो। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर है तो W बराबर माइनस का आएगा आंसर, कब? जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। सिंपल सा लॉजिक है। 90 डिग्री के ऊपर का फोर्स लगाइए तो वो हमेशा आपका निगेटिव वर्क ले जाएगा, और मिनिमम ले जाना है तो 180 डिग्री पे लगा दीजिए। अब ये आपको देखने को कहाँ मिलता है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल बहुत आसान। मान लीजिए एक पहाड़ी है, उस पर एक बड़ा सा पत्थर है, और छोटू उस पर फोर्स लगा रहा है कि इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊं, लेकिन पत्थर उसको नीचे लेकर आ गया। मतलब यहाँ पे 180 डिग्री है, मिनिमम वर्क यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मिनिमम वर्क आपका फ्रिक्शन फोर्स के केस में हमेशा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रिक्शन का वर्क निकालो, घर्षण बल का कार्य, तो ऑब्जेक्ट चलता है आगे, फ्रिक्शन लगता है पीछे। तो फ्रिक्शन जो काम कर रहा है वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जब कभी भी वर्क करेगा तो हमेशा निगेटिव करेगा, ये याद रखिएगा। तो हमेशा निगेटिव वर्क कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। ये आपका सिंपल सा निगेटिव का कॉन्सेप्ट पड़ता है। तो हमने दो टाइप के वर्क देख लिए, एक पॉजिटिव देख लिया, एक निगेटिव देख लिया। क्लियर भाई? हाँ भाई, चैट चल ही नहीं रहा है यार, बड़ी समस्या है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन भी कैसे पूछेंगे यार, तुम लोग बता ही नहीं पाओगे। हम ही बता देते हैं भाई। डाउट वगैरह जो भी हो भैया लिख के रखे रहना। जब ये सही हो जाए आज तो पूछ लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। चलो, तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव निगेटिव वर्क। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो आपको दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 15 सेंटीमीटर। और फोर्स कितने एंगल पे लगा है? फोर्स लगा है 30 डिग्री एंगल पर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिंपल सा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है भाई। आप फॉर्मूला लगा देंगे, W इक्वल्स टू FD cos थीटा। FD cos थीटा, F आ गया 10, D आ गया 15। लेकिन सिर्फ 15 नहीं, क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर है। तो जरा ध्यान देना, यूनिट का खेल होता है सारा का सारा क्वेश्चन में। ये सेंटीमीटर है तो इसको पहले मीटर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद cos 30 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है भैया। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये आपका सिंपल सा वर्क डन आ जाएगा इतने जूल। तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कब? जब ये वैल्यू चेंज कर देते हैं, ये सेंटीमीटर कर देते हैं या फिर मिलीमीटर कर देते हैं या तो इसको डाइन में बदल देते हैं, कुछ अजीबोगरीब यूनिट के साथ खेल खेलते हैं, तब ऐसा क्वेश्चन देते हैं। तो जरा यूनिट का खास ध्यान रखिएगा कि किस चीज में यूनिट दी गई है, जैसे दी जाए उस हिसाब से सॉल्व करिएगा। अच्छा, अब आते हैं वर्क डन को जीरो करते हैं। हमने पॉजिटिव वर्क डन देख लिया, नेगेटिव देख लिया, सारे देख लिए, लेकिन जीरो कब कब होता है? तो नोट्स आपको यहाँ पे सारे अवेलेबल है, आप घर पे इनको पढ़िएगा। अब आते हैं वर्क डन को जीरो करने की कंडीशन। जीरो कब कब हो सकता है? तो भाई वर्क जीरो होने की तीन स्पेशल कंडीशन चलती है। पहला पहला तो है कि अगर आप फोर्स ही ना लगाएं, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो वर्कडन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। अगर F जीरो तो W जीरो। अच्छा, हमने कहा नहीं सर हम फोर्स तो लगाना चाहते हैं तो भी वर्कडन जीरो करना चाहते हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो। अगर फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो तो भी वर्कडन जीरो हो जाएगा। कैसे? जैसे आपके घर की दीवार, आप अपने घर की दीवार पे चाहे जितना फोर्स लगाइए वो अपनी जगह से नहीं हिलती, मतलब वहां पे वर्कडन जीरो। अच्छा, तीसरी कंडीशन, हमने कहा नहीं हम फोर्स भी लगाना चाहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट भी कराना चाहते हैं, बट फिर भी हम वर्कडन जीरो चाहते हैं। तो उसका सिंपल सा कंडीशन है कि फोर्स का जो एंगल है वो आप कितना कर दो, वो कर दो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। सिंपल सा केस है, cos 90 जीरो होता है। आ गया भैया चैट सेक्शन? ओके, खुल गया। बताओ भाई समस्याएं जो भी आपकी हों। ओके, हाँ अब आ गए भाई, अब आ गए। बताओ, अभी तक जितना पढ़ाया उसको लेके कोई भी डाउट, कोई भी चीज पूछनी हो? ओके, नो डाउट। चलो भाई बढ़िया। न्यूमेरिकल, नहीं स्टार्टिंग में तो आ गया था, बीच में दिक्कत हुआ है कुछ। ओके चलो, न्यूमेरिकल एक और करा दें। न्यूमेरिकल ऐसे ही बच्चों वाले आते हैं भाई, आसान आसान से। चलो एक और करा देते हैं। फोर्स दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दिया गया, एंगल दिया गया, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। बस खाली आपको डी का खास ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया गया था, तो उसको पहले मीटर बना लेना, क्योंकि न्यूटन के साथ मीटर चलता है। न्यूटन के साथ क्या चलता है? मीटर चलता है हमेशा। ठीक है, तो आपने W बराबर एफ कितना था? 10 न्यूटन। डी कितना था? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? अच्छा हाँ, ये √2 हो गया, अरे सॉरी सॉरी भाई। ये √3/2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 ये रहेगा, ये हो जाएगा 15/10 √3/2। तो ये हो जाएगा 15/20 इंटू √3। तो ये बन जाएगा 3/4 √3। तो आंसर हो जाएगा 3√3/4 जूल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो ये आपका सिंपल सा आंसर यहाँ से बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में सिंपल सिंपल से पूछे जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमने वर्कडन को जीरो करना था, तो वर्कडन जीरो करने की हमने सिंपल से कंडीशन देख ली थी। हमने देख लिया F जीरो तो वर्क जीरो, F अगर नहीं जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो तो वर्क जीरो, और अगर F और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही जीरो नहीं है तो भी वर्क जीरो कराना है तो एंगल 90 डिग्री कर दो। ठीक है, तो एंगल हमने 90 डिग्री कर दिया, आपका आंसर आ गया। अच्छा भाई, अब यहां से आता है 90 डिग्री होता कब है, ये लॉजिक है। तो मान लो छोटू है, अब छोटू अपने सिर पे कुछ सामान रखकर रेलवे से
ट्रेन से निकल के कहाँ जा रहा है, बाहर प्लेटफॉर्म तक आ रहा है या स्टेशन के बाहर आ रहा है। तो छोटू ने सारा सामान कहाँ रखा है, अपने सिर पर रखा हुआ है। तो छोटू का सारा वेट किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। छोटू का सारा वेट किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। छोटू चल कैसे रहा है, इधर चल रहा है। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब छोटू ने वर्क कितना किया, 0। क्यों, क्योंकि छोटू जो है उसका सारा का सारा वेट नीचे लग रहा है, चल रहा है वो परपेंडिकुलर टू द वेट। तो इसका मतलब है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बना, और इस केस में वर्क डन कैसा आता है, 0 डिग्री आता है। इसीलिए कहा जाता है कुली कभी भी कोई काम नहीं करता अकॉर्डिंग टू साइंस। अगर वो अपने सिर पर कोई भी भार रखकर बाहर लाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। क्यों, क्योंकि उसका वेट लग रहा है परपेंडिकुलर, चल रहा है वो इस डायरेक्शन में। अब यहां से क्वेश्चन बड़ा घुमाते हैं एग्जामिनर, कहते हैं कि मान लो कि वो जीने चढ़ के गया है, वो सबवे से गया है, वो बार बार चढ़ रहा है उतर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। वर्क डन 0 होगा तो 0 होगा, बस ये कंडीशन आपको फॉलो कर। ओके, तो वर्क डन 0 समझ में आ गया भाई, कब कब होता है, जब 90 डिग्री एंगल पे काम हो रहा हो। सिंपल सा लॉजिक, क्लियर। हाँ भाई, ओके। अब यहां से एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जल्दी से आंसर कर देना। आप लोगों ने सैटेलाइट्स देखी है ना, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक सैटेलाइट है जो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रही थी, ये ऑर्बिट 1 है, ठीक है। और एक ऑर्बिट बना हुआ है ऑर्बिट 2, ये है ऑर्बिट 2। अगर बॉल को आपने फेंका, बॉल टकराई और टकरा कर वापस आपके हाथों में आ गई तो वर्क डन 0 है। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। मान लो ए पर एक सैटेलाइट है जो अच्छा खासा यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है, ऐसे। अचानक से इसरो को मन में आया कि यार इसको ऑर्बिट नंबर 2 में अगर भेज दिया जाए तो ये सैटेलाइट और अच्छा काम करेगी। तो नासा ने, इसरो ने सोचा कि चलो इसको भेज देते हैं। तो ये भेजने के 3 तरीके उन्होंने ढूंढे। कहते हैं कि पहला तरीका तो ये, इसको आगे जाने दो, आगे जाते जाते फिर इसको हम जंप करा देंगे और जंप करा के वापस सेकंड पॉइंट पर ले आएंगे। लाना हमें यहीं पर है, ए से बी पर लाना है, तो हम इस तरह से इसको ला सकते हैं। पहला तरीका तो ये था। अच्छा भाई, दूसरा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसको पीछे लेके जाएंगे, तब जंप कराएंगे और फिर यहां लेके आएंगे। ये दूसरा तरीका था। तीसरे में इसरो ने कहा नहीं नहीं, हम तो इसको डायरेक्ट जंप करा देंगे। ये तीसरा तरीका था। तो बताओ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से काम हुआ है W1, W2, W3, कौन सा वर्क डन मैक्सिमम है, कौन सा है। W1 में कार्य सबसे ज्यादा है, W2 में या W3 में, किसमें वर्क डन सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, W1 वाले में, W2 वाले में, W3 वाले में। अच्छा, सबसे कम किसमें करना पड़ेगा, मैक्सिमम है तो मिनिमम भी बताओ, मिनिमम किसमें करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ रोहन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, रोहन जी ने सही आंसर दिया है। अरे तीनों में इक्वल वर्क है भैया, अभी तो कहानी सुना के आए हैं। W बराबर एफ डी, डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और ए से बी जा रहे हो ना, अब चाहे अमेरिका होके जाओ, चाहे लंदन होके जाओ, चाहे यूनिवर्स घूम के आओ, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो ए और बी है। तो कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, सब में बराबर काम होगा।
कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि ए से बी जाना है, तो जिसका जैसे मैंने, अब जैसे स्कूल जाना है, आप मान लो आपके घर से आपके 3 दोस्त निकले, तीनों को अपने अपने स्कूल जाना है, एक ही स्कूल में तीनों लोग पढ़ते हो। अब कोई अपने गली से घूम के जा रहा है, कोई हाईवे से घूम के आ रहा है, कोई रोड पे घूम के आ रहा है, अरे आ तो स्कूल ही रहे हो। तो वर्क डन आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। समझे? ये लॉजिक याद रखो, क्योंकि वो विस्थापन पर निर्भर करता है, दूरी पर नहीं। इसलिए ये लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, और फिर यही गलती आप लोग भी कराते हो। ठीक है, तो अब मत करना भैया ये गलती। ओके, यही क्वेश्चन और आता है कि मान लो एक सैटेलाइट है, वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। बताओ, उसने 5 चक्कर पूरे कर लिए, उसकी रेडियस आर है, आर रेडियस है, 5 चक्कर पूरे कर लिए हैं, कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताओ उसने कितना कार्य किया? तो भैया उसने कार्य किया 0, क्योंकि सैटेलाइट एक ही जगह तो घूम रही, बार बार 5 चक्कर पूरा करेगी, जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वर्क डन 0 है। तो सैटेलाइट कभी कोई काम नहीं करते। समझे? ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया वर्क, वर्क में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना पढ़ लेना। अब आते पार, पार यानी कि शक्ति क्या होती है? पार क्या होता है? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पार, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसे मान लो आप हो और आपके बड़े भाई हैं या छोटा भाई है कोई भी, तो आप दोनों लोगों को एक टास्क दिया गया, कहा गया कि यहाँ पर 10 ईंटें हैं और इनको उठाकर छत पर ले जाना है। तो आप 1 मिनट में 2 ईंट ले जा पा रहे हो, आपका जो भाई है वो 1 मिनट में 5 लेकर जा रहा है, तो किसकी शक्ति ज्यादा हुई? ऑब्वियस सी बात है, भाई की शक्ति ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट में 5 ईंटें पहुंचा रहा है, मतलब उसकी कार्य करने की दर ज्यादा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क आपके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसके पास शक्ति ज्यादा है, पावर ज्यादा है। तो पावर का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा डेफिनेशन से? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनता है। तो अब आओ भाई, इससे पेपर में यूनिट आते हैं, वो समझ लेते हैं। फॉर्मूला बस ये याद रखेंगे, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, पावर इक्वल्स टू W बाय टी। इसके यूनिट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला यूनिट तो इसका होता है जूल पर सेकेंड, आपको साफ साफ दिख रहा है, वर्क जूल, ये सेकेंड। दूसरा इसका यूनिट हम लोग बोलते हैं वॉट। ठीक है, तीसरा अगर इसका लार्ज यूनिट लेना है तो इसको हम लोग कह देते हैं किलो वॉट। अच्छा, नेक्स्ट यूनिट इसका बनता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अगला यूनिट इसका बनता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति, आप सब लोग जानते हैं। तो ये 5 यूनिट इसके बड़े फेमस हैं, जो आपको अच्छे से याद रखते हैं, जिनसे छोटे छोटे रिलेशन आते हैं। कहते हैं बताइए 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? तो 1 किलोवाट में भैया 1000 वॉट होते हैं, है ना? या फिर 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, वो सॉल्व कर लेंगे बस, बाकी आपको कुछ करना नहीं। क्वेश्चन दिया है, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई कार्य कर रहा है 150 जूल इन 5 सेकेंड, सो द पावर जनरेटेड इन द सिस्टम इज। बताइए, कोई सिस्टम 5 सेकंड में 150 जूल कार्य करता है, तो उसकी शक्ति कितनी है?
5 सेकंड में अगर वो 150 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति कितनी है, जल्दी से बताओ। ओके तो इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई, क्वेश्चन दिया हुआ था वर्क हो रहा है 150 जूल, टाइम लग रहा है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में 150 जूल अगर वर्क आप करेंगे तो पावर कितना जनरेट वहां पे हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सा पावर का फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू W बाय T। ठीक है, तो W कितना है 150 बाई 5, आंसर आ गया 30 जूल, सॉरी 30 वॉट, जूल नहीं 30 वॉट आपका सिंपल सा यहाँ पे आंसर आ जाता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से आपके पेपर में पूछे जाता है। ओके सेकंड पार्ट पे आते हैं भाई। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं, क्या कहते हैं, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स हमने लगाया है 18 न्यूटन, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर, और इतना होने में जो टाइम लगा है वो 25 मिली सेकेंड लगा है। तो अब बताओ पावर कितना जनरेट हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फोर्स 18 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होता है, 25 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, तो बताइए पावर कितना जनरेट हुआ है वहां पर। हाँ भाई, कितना पावर जनरेट हुआ है बताओ जल्दी से। मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड, 25 मिली सेकेंड, एमएस, एमएस का मतलब मिली सेकेंड, ये है ये। ओके तो पावर निकालना है हमें, कुछ नहीं करना है, सीधा सा हमें यहाँ पे क्या करते हैं ना, यूज करना है इसको। P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी, हमें W तो पता नहीं है, तो हम इसको F इंटू डी लिख सकते हैं, अभी अभी पढ़ा हुआ है, तो बाय टी कर दिया। अब भाई देखें F कितना है 18 है, D कितना है 10 है, टाइम लग रहा है 25, बट ये मिली सेकेंड है, तो मिली सेकेंड को जब हम सेकेंड बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, मिली सेकेंड है ना, तो 10⁻³ यानी कि 1000, तो 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/40, 18 इंटू 10 इंटू 40 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 7200 वॉट, ये आपका आंसर है, 7200 वॉट इज द आंसर। बोलो भाई समझ में आया, ऊपर से गया। हाँ भाई, डन, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और फिर करके दिखा दो, बस एक और क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन, उसने वेलोसिटी गेन किया 10 मीटर पर सेकेंड, तो जरा बताइए पावर कितना जनरेट हुआ। ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा 25 न्यूटन, वेलोसिटी गेन किया 10 मीटर पर सेकेंड, पावर कितना जनरेट हुआ। ओके रोहन, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, लकी बिल्कुल सही। कुछ नहीं करना है भैया, सिंपल सा है, W बाय टी, W की जगह क्या लिख सकते हैं FD बाय टी। भैया D क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट, T क्या है टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है सर। ये लो भाई, पावर का एक और फॉर्मूला मिल गया, तो पावर का एक और फॉर्मूला है P इक्वल्स टू F इंटू वी, मतलब
फोर्स इंटू वेलोसिटी, आंसर है 250 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये भी पार का ही यूनिट होता है, आपको पीछे लिखा चुके हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड का मतलब आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी भी फॉर्मूला होता है। ओके, इनमें से कौन सा पार का यूनिट नहीं है ये बताना है आपको। Which one of them is not the unit of power? Okay, fourth one. Okay, actual the answer is second one, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है पार का यूनिट नहीं है, ध्यान से समझो। ये सब हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है भैया। आप बना सकते हो पार का यूनिट। देखो फोर्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर 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 स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड सेकंड क्यूब, ये भी पार का है। बट किलोवाट आवर नहीं है, क्यों भैया? फॉर्मूला देखो ना ध्यान से, P इक्वल्स टू W/T। तो यहां से अगर आप P इंटू टी कर दो तो बनेगा W। P क्या है, वॉट, और इसको लेना है सेकंड में। अगर आप इसको ले रहे हैं किलोवाट तो इसको लेना है आर में। तो ये किसका यूनिट आ रहा है, वर्क का, यानी कि एनर्जी का। तो वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। आपने देखा होगा आपके घर में बिजली का बिल आता है, आता है, तो उसमें किलोवाट आवर लिख के आता है, कितने किलोवाट आवर यानी कि यूनिट बिजली आपने खर्चा करी है, इसका पैसा आप देते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी होता है। हमेशा याद रखना, वॉट और किलोवाट जब अकेले होते हैं तो पार का यूनिट होता है, लेकिन अगर उनके साथ टाइम भी होता है मल्टीप्लाई में तो समझ जाना कि वो एनर्जी का यूनिट है, वो फिर पार का यूनिट नहीं है। ओके, ये सिंपल सा डिफरेंस याद रखेगा। इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है पार में। जितने क्वेश्चन आज तक बन चुके हैं पार से, सारे मैंने करा दिए यहीं पे। हमने आपको सारे फॉर्मूले करा दिए, सारे यूनिट करा दिए, सारे ट्रिकी क्वेश्चन भी करा दिए कि वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, ये वॉट और किलोवाट के साथ टाइम आएगा तो कैसे करोगे, सब बता दिया। इससे बाहर नहीं पूछा गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। बाकी आपको नोट्स मिल गए, नोट्स आप आराम से घर पे पढ़िएगा। एनर्जी यानी कि ऊर्जा क्या होता है? तो एनर्जी क्या है, वर्क की ही बहन है छोटी सी, यानी कि वर्क ही है एक तरह से, बस एक थोड़ा सा नाम अलग है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ही आपकी ऊर्जा होती है, सिंपल सी बात है। तो कार्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए इनके यूनिट और डायमेंशन और सब कुछ सेम होते हैं। यहाँ पे दो यूनिट और एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, एक हो जाती है कैलोरी और दूसरी हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। बस इतना सा लॉजिक, क्लियर? तो एनर्जी में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा, एनर्जी के टाइप्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। टाइप्स की बात करें तो भाई एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है। अगर टाइप्स की बात करें तो दुनिया में जितना कुछ भी है सब एनर्जी तो है। एक मैटर और एक एनर्जी, दोनों आपस में कन्वर्टेबल है। अब एनर्जी बहुत सारे टाइप की है। आप लाइट चला रहे हैं, लाइट एनर्जी। आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड आ रहा है, साउंड एनर्जी। सनलाइट आ रही है, सोलर एनर्जी। हवा चल रही है, विंड एनर्जी। पानी बह रहा है, हाइड्रो एनर्जी। मतलब बहुत सारे टाइप की एनर्जी। तो इन सब टाइप की एनर्जीज को हमें नहीं पढ़ना है। हमें कौन सी पढ़नी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी मशीन के द्वारा यूज की जाती है। हम मशीन इन द सेंस वो नॉन लिविंग नहीं, हम भी मशीन में ही आते हैं, ठीक है।
हम अगर कोई एनर्जी यूज कर रहे हैं मैकेनिकल है, कोई मशीन किसी प्रकार की एनर्जी यूज कर रही है मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है मशीनों के द्वारा यूज की जाने वाली एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ज्यादा साइंटिफिक नहीं बन रहा है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। काइनेटिक का मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल का मतलब है स्थितिज ऊर्जा। गतिज और स्थितिज दो प्रकार की ऊर्जाएं आपके यहाँ पर देखने को मिलती है भाई। ओके, अब ये काम कैसे करते हैं उन्हें समझते हैं। पोटेंशियल का मतलब स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक का मतलब गतिज ऊर्जा। ओके, अच्छा अब आओ सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा किस वजह से दिखती है? ड्यू टू रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी कि स्टेबल स्टेट में है, वो नहीं मोशन कर रहा, तो उसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में समझेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? ड्यू टू रेस्ट, मतलब स्थिर अवस्था के कारण। ओके, जब आप स्थिर अवस्था में होते हैं तो आपके पास जो एनर्जी होती है उसे ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही है। ये बॉल देखिए अभी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। ये बॉल इसने अभी पकड़ा हुआ है, अभी ये चल नहीं रही है, इसलिए इसके पास स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि ड्यू टू रेस्ट है। और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? आपने डैम वगैरह देखे होंगे। डैम में क्या होता है, एक तरफ पानी को स्टोर करके रखा जाता है ना। तो पानी जब अगर स्टोर है एक जगह पर, जैसे आपके घर के पानी की टंकी, तो वो क्या है, स्टोर है एक जगह पानी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। वही पानी को जब आप टैप ओपन करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल के नीचे आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ड्यू टू रेस्ट। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दीजिए तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल, क्योंकि वो अभी रेस्ट पे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू रेस्ट उसके पास जो एनर्जी आती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा भाई, ये समझ गए। आपको यहाँ पे कौन सी एनर्जी देखनी है पोटेंशियल की? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपका अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अब यहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। क्या कि पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो मास के। आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर मास बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अच्छा सेकेंड पार्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हाइट। अगर हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, हाइट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि मान लो छोटू ने एक बॉल पकड़ा हुआ था अपने हाथों में, उसको ऊपर की ओर फेंक दिया है, वो बॉल ऊपर गया और नीचे आने लगा। ठीक है, ग्राउंड ये है, तो इसकी पोजीशन हमने ले ली ABCDE। अब छोटू से पूछा गया कि बताओ किस पॉइंट पर बॉल का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है? बताइए भाई, एट व्हाट पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉल इज मैक्सिमम? सी पर। बिल्कुल कॉमन सेंस है, क्योंकि सर सी इज द हाईएस्ट पॉइंट, और जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है ऊपर जाने पर।
और नीचे आने पर काइनेटिक इंक्रीज होती है। ओके, तो बस ये आपको लॉजिक समझना है और आपका कोई टेंशन ही नहीं। तो आज के लिए पोटेंशियल एनर्जी तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, काइनेटिक पढ़ाएंगे और डेली लाइफ जो डिवाइसेस हैं एनर्जी कन्वर्जन की वो पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके भाई, तो आज इतना पढ़िएगा। आपको अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हुए तो आप पूछ सकते हैं। बताएं भाई। शिवम बताओ भैया क्या समस्या है। शिवम, एनी डाउट? हाँ वो भी है आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ भाई शिवम जी। चलो भाई ठीक है। आप लिख तो रहे नहीं, अनम्यूट करना है, यही लिख दो कि हाँ सर अनम्यूट कर दो, तो कर दें, पूछ लो। चलो भाई कोई ना, ध्यान दो, फिर नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। अनम्यूट कर दें किसको भी। ओके। हाँ जी बताइए। क्या पूछे? हाँ भाई बोलो। इसको सर जी ऊंचाई पर सही बता रहे थे, कैसे बता रहे थे फिर से? क्या चीज? इसको सर जी पोटेंशियल एनर्जी को ऊंचाई पर बता रहे थे। हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे पृथ्वी के सरफेस से, जितना ऊपर जाएंगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट। और ऊपर सर नीचे आएगी तो गति ऊर्जा ना सर सर। जब नीचे आएगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, गतिज बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलो भाई ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घर पे एक बार पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।